न्यूटन के तीसरा नियम का ये उदाहरण है। न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, दोनों विपरीत दिशा में होता है। देखिए दोनों जो बल लगा हुआ है विपरीत दिशा में होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम बनेगा। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, गैलीलियो का नियम कहलाता है। पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, क्योंकि आपका जितना फिजिकल काम करेंगे या वॉक करेंगे या कुछ रनिंग कर लेंगे तो आपका ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा बॉडी में और ऑक्सीजन अच्छे से हर जगह पर पहुंच जाएगा, माइंड तक भी अच्छे से पहुंचेगा और अच्छा से आपको पढ़ने में मन लगेगा। आप ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देर तक पढ़ सकेंगे और याद भी रख सकेंगे। नमस्कार सभी को। आज का सेशन में हम लोग यूथ कंपटीशन बुक का आगे जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर में हम लोग अभी देख रहे हैं न्यूटन का नियम चल रहा है, बल भी चलेगा और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे 32 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पार्ट ए करके आपको मिल जाएगा इस पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसके आगे 33 क्वेश्चन से है। यूथ कंपटीशन बुक में जितने भी क्वेश्चन है ग्रुप डी एनटीपीसी का लगभग पूछा हुआ सारा हम करवा दे रहे, ताकि आप अगर ग्रुप डी का एग्जाम दें या एनटीपीसी की एग्जाम दें लगभग आपका साइंस का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। विद्यार्थीगण रिजल्ट लेने के लिए आपको कंसेप्ट की आवश्यकता होगी और अगर अच्छा कंसेप्ट है तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के पहला पैनल लिस्ट में पहला ज्वाइनिंग लेटर आपका बन जाएगा। तो विश्वास रखिए कि आपके लिए जो भी सेशन हम ला रहे हैं बहुत अच्छा से ला रहे हैं, क्योंकि साइंस हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत सोच समझ के हम पटना में भी पढ़ाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जेई लेवल तक हम पढ़ाते हैं, वो साइंस का लेवल आपको हम देंगे। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो हम आपको पढ़ाने के लिए एकदम तत्पर हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप रिविजन करने के हिसाब से पढ़ लीजिए, कि अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो इसको रिवीजन करने के हिसाब से पढ़ लीजिए। देखिएगा आप मेरा सेशन जरूर देखिए, कम से कम एक बार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिलेगा। तो ग्रुप डी में साइंस का लेवल अच्छा खासा पूछा जा रहा है, तो आप ग्रुप डी लेवल तक अगर साइंस पढ़ ले रहे हैं तो कोई भी एग्जाम आप साइंस अगर पूछा जा रहा है साइंस का तो आप बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए आइए हम लोग आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन इसके पहले सारा हो चुका है, अब हम लोग आज से यहाँ चल रहे हैं। 33 क्वेश्चन बोलता है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। विद्यार्थीगण गति का 3 नियम है, गति का 3 नियम है। पहला नियम जो है वो बल का परिभाषा देता है। क्या बोलता है पहला नियम कि कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा और गति में है तो गति में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ये बोलना जरूरी है, ठीक है। और गति का पहला नियम जो है वो न्यूटन साहब तीनों नियम दिए हैं, लेकिन उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गति का पहला नियम को, और पहला नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अभी हम लोग दूसरा नियम का चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा नियम बोलता है कि किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उसमें संवेग में परिवर्तन होगा, और वो संवेग में परिवर्तन जो होगा वो जो बल लगा रहे हैं आरोपित बल उसके समानुपाती होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन जो ये रखा है कि प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसके अवस्था को बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो ये नियम पहला नियम का स्टेटमेंट है, ठीक है। इस प्रकार से उल्टा करके थोड़ा लिखा है, लेकिन है वही। मतलब कोई भी वस्तु अगर गति में है, स्थिर में तो स्थिर में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर बाहरी बल लगाया ना जाए, वही किस कंसेप्ट है पहला। तो पहला जो है वो पहला नियम को दर्शा रहा है। पहला ऑप्शन जो दे के रखा है वो पहला नियम को बता रहा है। तो ये पहला नियम है, ये हो गया पहला नियम, गति का पहला नियम। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। ये जो कि दूसरा नियम के अंतर्गत यहाँ नहीं है। वहाँ पर वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वो बल के समानुपाती होगा। दूसरा नियम ये बोलता है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। ये बदल जाएगी, इससे मतलब नहीं है समानुपाती होना पड़ेगा। तो क्या होना पड़ता है उसमें, जो अगर किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वो जो समानुपाती हुआ था वो संवेग में परिवर्तन की दर P2 - P1/T हुआ था। तो यहीं से जो निकल के आया था दूसरा नियम में, यहाँ से इसको जब सॉल्व करते थे m भी लिख सकते हैं इसको, और इसको u लिख सकते हैं mu। ये संवेग है, अंतिम संवेग, ये प्रारंभिक संवेग और समय t है। दोनों में से m कॉमन ले लेंगे तो f समानुपाती जो हमारा आता था m, और यह आता था v, और u बच गया v - u/t। तो ये जो v - u/t है यही है गति में परिवर्तन। v - u/t जो है यही है गति में परिवर्तन। तो किसी डी ऑप्शन, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन, गति का परिवर्तन v - u/t है। t मतलब दर हो गया,
शुद्ध बल, बल मतलब एफ, ये शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है या समानुपाती होता है, जो ऑप्शन डी मिलता जुलता है। तो भी ऑप्शन डी सबसे करेक्ट है दूसरा नियम। दूसरा नियम संवेग का नियम कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है एफ बराबर एम ए। इसको जब ड्राइव कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एफ बराबर एम ए। तो दूसरा नियम से यही प्राप्त होता है जिसको डेरिवेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन व्यंजक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग आज का पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये है, इंग्लिश में है इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप गलत चुनना है, कथन कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता है। गलत चुनने का कहने का मतलब 3 इसमें सही होंगे, चौथा एक कोई गलत होगा, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। तो चलिए आपको हम देने का कोशिश कर रहे हैं, हड़बड़ाए नहीं, बढ़िया से क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन चारों पढ़ते हैं कि गलत कौन सा है। जब ऑप्शन ये पढ़ रहे हैं हम, जब एक बस अचानक रुकती है, अचानक क्या कर रही है? रुक रही है। एक बस पर हम बैठे हैं, बस के साथ हम भी गति में हैं, अचानक रुक रही है। रुकने के पहले कौन सी स्थिति में है? बस गति में है, गति में है तो अचानक रुक रही है बस। तो अचानक जब बस रुकेगी तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। क्या विद्यार्थीगण, अगर आप बस में बैठे हैं, इस प्रकार से बस चल रही, आप भी चल रहे हैं, तो बस जब ब्रेक लगाती है, ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगी तो बस रुकेगी। ऐसे बस चल रहा था, बस रुकेगी तो हमारा भी माथा तो रुकेगा, तो हमारा माथा रुकेगा। जैसे ब्रेक लगाएगा तो हमारा ये वाला गति में रहता है, ये वाला पोर्शन नीचे वाला रेस्ट में आ जाएगा बस के साथ, लेकिन ये वाला पोर्शन ऊपर वाला गति में रहेगा। माथा मेरा फ्री रहता है, गति में रहेगा। और गति में जैसे बस रुकेगा, ये नहीं रुकता है, थोड़ा देर लेता है और आगे जाके गति के कारण आगे बस में टकरा जाता है। तो टकराया कहाँ? आगे बस में। जब बस रुकी अचानक तब, तो ये ये क्वेश्चन बोलता है, ऑप्शन बोल रहा है झटका लगता है पीछे की ओर, गलत, ये गलत, ऑप्शन ही गलत। मतलब ऐसा नहीं होगा, पीछे की ओर नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? आगे की ओर जब बस अचानक रुकेगी तो ये ऑप्शन गलत है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। एक व्यक्ति यदि चलती बस से कूदता है तो वह क्या होता है? गिर जाता है, एकदम गिर जाता है, एकदम गिर जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता है। बिल्कुल, एक पंखा देखते हैं आप घर में, जो अगर बंद कर देंगे स्विच तो थोड़ा देर तक घूमेगा, गति के जड़त्व के कारण घूमते रहेगा। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। बिल्कुल, अभी बताए ना, ये जो लिखा पीछे की ओर झटका लगता है, ये गलत ऑप्शन है। तो ये आगे की ओर झटका लगेगा, तो ये तीनों सही है। तो गलत हमको छांटने के लिए बोला था कि कौन सा कथन गलत है, तो कौन गलत है? ये। तो आंसर जो हम देंगे से कौन सा देंगे? आंसर जो देंगे हमारा जो बना ये आंसर। गलत कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे किसी लेवल का क्वेश्चन पूछे, नीचे से ग्रुप डी से लेकर के आप जहाँ तक सीजीएल से जो भी क्वेश्चन दीजिए, एनटीपीसी में जितने भी लेवल 6 तक दीजिए, आगे भी दीजिए, आप देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है आराम से बनेगा। साइंस में ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का माना जाता है। कहाँ का क्वेश्चन है? आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस प्रकार से दिमाग में हमको कंसेप्ट रखना पड़ेगा, ठीक है विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो देखेंगे इसका 1 kg और 1 मीटर स्क्वायर दिया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो इसको अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये kg जो है 1 kg अगर हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो दे के रखा है ऐसा, ठीक है। तो ये केजी है, ये द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, द्रव्यमान लिख देते हैं। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का है, ठीक है। तो एम ए एफ गुने एम गुने ए क्या कहलाता है? बल, एफ, ठीक है। तो यहाँ पर एकक दे दिया है, तो ये जो होगा 1, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। ये क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा विद्यार्थीगण, क्योंकि ये जो केजी और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है, केजी और मीटर प्रति सेकंड जो स्क्वायर है ये द्रव्यमान है, एम है, और मीटर प्रति सेकंड जो स्क्वायर है ये SI मात्रक त्वरण का है। तो द्रव्यमान गुने त्वरण न्यूटन कहलाएगा, बल कहलाएगा, और बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये एकक है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो कहाँ है 1 न्यूटन? ऑप्शन ये, यहाँ देखिए 1 न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ पर
इंग्लिश में भी ऑप्शन में 1 न्यूटन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखें। कूलॉम, कूलॉम जो है आवेश का एसआई मात्रक है। कूलॉम जो है किसका एसआई मात्रक है? आवेश का एसआई मात्रक है। इसको देखिएगा बढ़िया से, कूलॉम जो है आवेश का एसआई मात्रक है। जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है। जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है। जूल को ही बोलते हैं न्यूटन मीटर, जूल को ही बोलते हैं न्यूटन मीटर। और पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। ठीक है, पास्कल, पास्कल साहब जो थे वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दाब के बारे में अपना विवरण बताए थे, अपना बहुत अच्छा उनमें नॉलेज दिए थे। पास्कल्स लॉ दिए थे, अपना नाम पर रख दिए थे लॉ। तो दाब का एसआई मात्रक भी क्या रखें? पास्कल। जैसे बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने अपना नाम पर रखा गया, न्यूटन साहब के नाम पर दाब बल का एसआई मात्रक। उसी प्रकार से दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रनोद भी बोलते हैं, जो कांटे अब ठोकते हैं, प्रनोद। अब बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। यही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल। यही न्यूटन मीटर स्क्वायर को बोला जाता है पास्कल। ठीक है, पास्कल साहब अपना नियम दिए थे। तो चारों का दे दिए आपको, डिस्क्रिप्शन बता दिए इसका डेरिवेशन बढ़िया से सबका डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्षेत्ररक्षक कहने का मतलब हुआ, क्षेत्ररक्षक कहने का मतलब हुआ फील्डर, जो फील्डिंग कर रहा है। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे बहुत अच्छा से, जो फील्डिंग करता है उसको क्षेत्ररक्षक बोला जाता है। तो बोलता है जब ऊपर से कैच करने के लिए बॉल आ रहा है तो बॉल ऐसे कैच नहीं करता है, बॉल को जो पकड़ता है तो ये पीछे की ओर हाथ कर रहा है। ये बॉल को यहाँ ना पकड़ करके, ये बॉल जैसे जैसे नज़दीक आता है यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा खींच लेगा। तो जैसे ही खींच लिया तो टाइम क्या हुआ? यहाँ ना पकड़ने की वजह से यहाँ इतना टाइम जो बढ़ा, टाइम का मान बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा देर तक उसको जो चोट लगने का अनुभव है धीरे धीरे यहाँ तक लगेगा तो कम लगेगा। चोट लगने का अनुभव लंबे समय तक अनुभव होगा उसको, चोट लगने का। तो बल जो है बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके टाइम बढ़ने की वजह से। नया समझ में आया? तो इसका जो आंसर अभी बनेगा, बाह पीछे की ओर क्यों लेता है? ताकि उसको चोट कम लगे। अब देखते हैं आंसर क्या, क्योंकि वो घबरा जाता है। नहीं, घबरा जाएगा थोड़ी हो। ये क्या हम लोग गाँव वाला प्लेयर है कि अरे आ रहा ऊपर से छोड़ देंगे घबरा जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, वो लॉजिक नहीं है साइंस का। तो ये घबरा के, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये मतलब कोई लॉजिक नहीं निकला। क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है? नहीं, क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। बिल्कुल लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ये राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन, क्योंकि वो इससे सतर्कता मिलती नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं। ये तो इसका आंसर हो गया, मोटा मोटी हम आपको जवाब देती है। अब इसका सुनिए कहानी। अगर जो लोग को इतना ही से मतलब है समझ गए तो अच्छी बात, और कंसेप्ट चाहिए तो इधर देखिए। न्यूटन का दूसरा नियम से जो निकल के आता है वो निकलता है इस प्रकार से, P2 माइनस P1 अपॉन टी। ये दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन। ये संवेग हुआ, P हुआ संवेग, परिवर्तन हुआ और दर, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम बोलता है न्यूटन साहब का। तो बोलता है कि जब इस तरह से हम यहाँ ना कैच करके बॉल को यहाँ इसे खींच लेते हैं, बाँह पीछे की ओर ले आए, तो बाँह जब पीछे की ओर लाएंगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये उल्टा चलता है ना, तो ये जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, बल क्या लगेगा? कम बल लगेगा। ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा बात, अगर हम इसको यहाँ पर ले जाएं तो F इंटू टी लिख सकते हैं इसको, और ये समानुपाती लिख सकते हैं P2 माइनस P1। ठीक है, जब टाइम बढ़ेगा, जो टाइम यहाँ ना करके यहाँ तक कैच ले लिए, ये टाइम को बढ़ा रहे हैं, तो टाइम जब बढ़ाएंगे तो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, ये संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है ये वाला चीज़ ये भी बढ़ेगा। टाइम बढ़ने की वजह से संवेग में परिवर्तन क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये टाइम बढ़ गया। ठीक है, इसके अनुसार टाइम बढ़ गया, ये ही संवेग में परिवर्तन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर चोट भी कम क्या लगेगा? टाइम जब बढ़ा तो यहाँ पर बल जो है कम लगता है। दोनों उल्टा चलता है। ये कंसेप्ट था। और नहीं समझ में आए ये सब चीज़ तो यहाँ से आंसर आप कर लीजिए, जो आपको समझ में आए वो आपके लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक राइफल से गोली चलाई गई, एक राइफल है मान लीजिए, यहाँ से गोली चलाई गई, गोली निकला। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, राइफल से क्या हुआ? गोली चलाई गई। ठीक है, दो वर्ड है, एक राइफल है
और एक गोली है यहाँ पर, ठीक है। दो चीज़ होंगी। तो राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आ जाती है। राइफल जो देखिए यहाँ से गोली निकला, यहाँ से गोली निकलेगा आगे की ओर, तो इसको धक्का देगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब राइफल से गोली निकलेगा तो गोली का वेग ज़्यादा होगा कि राइफल का वेग ज़्यादा होगा? समवेग का बात नहीं करेंगे, समवेग दोनों का बराबर होगा। इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो इसका वेग कम होगा। तो राइफल का वेग कम होगा, झटका लगेगा केवल, और ये चला जाएगा बहुत दूर, तो गोली का वेग अधिक होगा, गोली का वेग ज़्यादा होगा और राइफल का वेग कम होगा, ठीक है। समवेग का चर्चा नहीं कर रहे हैं, समवेग दोनों का समान होगा, बट माइनस में होगा क्योंकि एक विपरीत दिशा में जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे केवल वेग का, तो वेग गोली का ज़्यादा होगा, बुलेट जिसको बोलते हैं, गोली का वेग ज़्यादा होगा, राइफल का वेग क्या होगा? कम होगा। तो गोली का वेग अगर ज़्यादा होगा तो गोली का गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा और इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? कम होगा। तो अब देखते हैं आंसर में क्या है। गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी किसका? राइफल की गतिज ऊर्जा। तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से राइफल का गतिज ऊर्जा अधिक होगा। गतिज ऊर्जा होने के लिए वेग अधिक होना पड़ेगा। तो वेग जो होगा गोली के पास जो होगा, गोली जो निकलेगा, गोली इस दिशा में निकलेगा और राइफल जो होगा पीछे की दिशा में आएगा। राइफल जो होगा पीछे की दिशा में आएगा, ठीक है। तो राइफल पीछे की दिशा में आएगा, इसके पास वेग जो होगा राइफल के पास कम होगा और गोली के पास वेग क्या होगा? ज़्यादा। तो गोली के पास वेग ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गोली के पास ज़्यादा और राइफल के पास काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेग कम है। अब आंसर बनाइए। राइफल की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी? नहीं होगी, क्योंकि वेग कम है। गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी? होगी। गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, मतलब राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। और आंसर बी, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर कभी नहीं होगा, शून्य भी कभी नहीं होगा। ये शून्य वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था, ग्रुप डी का क्वेश्चन था 7/12/2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए विद्यार्थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ग्रुप डी का। सिंपल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट वाला भी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन दिखा रहे हैं और ये सिंपल भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ना, अच्छा आपको लगेगा अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे, कंसेप्ट होगा तो बहुत सारा चीज़ आप कर लेंगे। कंसेप्ट नहीं है तो हर एक एग्जाम में कितना रट पाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी रखिए और एनसीईआरटी 9-10 का कम से कम रीड करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। उसके बाद यूथ कंपटीशन का कलेक्शन करवा दे रहे हैं आपको हम, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक का, ठीक है, अभी तक का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा करवा दे रहे हैं, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बनाइए, आसान सा क्वेश्चन। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, बहुत सा इजी क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल जिसको डिनोट करते हैं एफ से, द्रव्यमान को एम से और त्वरण को ए से, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर बन के तैयार। बल का SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। अगर ये नहीं दिया तो यहाँ से ये द्रव्यमान का हो जाएगा kg, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये एक SI मात्रक न्यूटन, दूसरा SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। डाइन बोलते हैं सीजीएस यूनिट होता है। डाइन जो होता है सीजीएस यूनिट होता है बल का। बल का SI यूनिट हो गया न्यूटन और दूसरा यूनिट जो हो गया आपका सीजीएस यूनिट जो हो गया वो हो गया डाइन। तो एक न्यूटन में कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। ठीक, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ये चाल लिख दिया है, ये होगा बल। ये इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, मोशन, अच्छा चाल है तो ये चाल ही होगा। अच्छा दूसरा भी देख लेते हैं। इसमें द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं आप इंग्लिश में कहीं पर है जो बल होगा, इसका आंसर जो होगा बल होगा। तो बल में कोई भी आप देख, दाब जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। धक्का जो ब्रस्ट पुश जो बोलते हैं तो ये एक बल के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये जो पुश है, ब्रेक अगर बात करेंगे इंग्लिश से,
तो मेन रूप से इसका आंसर बल होना चाहिए। तो बल में अगर आप यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में बल में, तो बल होगा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप बल लिख लीजिए, ठीक है, बल लिख लीजिए। ये जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल तो जानते हैं आप कि बल है। आवेग एक बताने वाला चीज़ है, तो आंसर बल हो जाएगा। आवेग जो बताने वाला है बता देते हैं। आवेग हम आपको, आवेग जो होता है वो जो होता है डिनोट करते हैं आई से, इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पल्स। और आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर होता है बल गुना समय, ठीक है। और बल जो होता है एफ होता है, डिनोट करते हैं टी होता है समय, ठीक। तो ये जो एसआई मात्रक बनता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड बनता है। इसको जब तोड़िएगा आप तो आएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो आवेग और संवेग का एसआई मात्रक समान होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आवेग जो होता है, आवेग और संवेग का एसआई मात्रक बराबर होता है। आवेग और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? समान होता है। एसआई मात्रक समान होता है और बीमा समान होता है। जब एसआई मात्रक समान है तो बीमा भी क्या होंगे? समान होगा। दाब का अगर चर्चा करेंगे तो बल बट्टे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक, और पास्कल भी इसका एसआई मात्रक दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुमंडलीय दाब में कितना देखें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है? तो एक बार होता है जो लगभग 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है एक बार में, ठीक है। वैसे तो 1013 मिली बार होता है। अब बहुत सारा चीज़ उसमें निकल जाता है आगे जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है, या कौन सा विषय जो है तृतीय नियम की व्याख्या करता है? नीचे में तो तृतीय नियम बोलता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, और हमेशा दो वस्तु पर लगता है, दो निकाय पर लगता है, ठीक है। मतलब जितना बल हम इस पर लगाएंगे, इस वॉल पर या इस बोर्ड पर, उतना ही ये हमको लगाएगा। दोनों बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। तो ये बोलता है कि रॉकेट का लॉन्च करना, ये देखिए मान लीजिए रॉकेट है, ये रॉकेट है, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो इसके अंदर फ्यूल कहने का मतलब ईंधन जलाए जाते हैं अंदर में, या ईंधन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और वहाँ से गैस निकलता है, गैस जो नीचे की ओर निकलता है, और वो नीचे जब निकलता है तो वो ऊपर की ओर धक्का देता है। नीचे निकलने के लिए गैस ऊपर की ओर धक्का देता है, जिसके वजह से ऊपर रॉकेट की ओर जाती है, और देखेंगे गैस जो है नीचे से ईंधन के गैस निकलता है नीचे की ओर। तो रॉकेट का लॉन्च करना विद्यार्थीगण न्यूटन का तीसरा नियम का व्याख्या करता है। रॉकेट का लॉन्च करना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है न्यूटन का तीसरा नियम को। न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहला नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के दूसरा नियम से संवेग का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के दूसरा नियम को क्या कहा जाता है कि संवेग का नियम तो कहा जाता है, और बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरा नियम से। न्यूटन का तीसरा नियम जो है जो विद्यार्थीगण, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताता है, ठीक है। और बल की प्रकृति न्यूटन का तीसरा नियम से बनता है। तो पहला नियम बल की परिभाषा, दूसरा नियम बल का व्यंजक, तीसरा नियम बल का प्रकृति। न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, ठीक है। और न्यूटन के पहला नियम को गैलीलियो साहब का योगदान था, इसलिए गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है वो संवेग का नियम, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं। रॉकेट का लॉन्च करना, नाव से कूदना, ठीक है, और किसी ऊपर से फ्लोर से नीचे जब गिरता है कोई व्यक्ति, चोट लगना, वो भी तीसरा नियम का उदाहरण है। तो अभी दूसरा ऑप्शन देते हैं। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जैसे बस खड़ी थी, अचानक चलेगी तो पीछे की ओर चोट लगेगा, झटका लगेगा। तो वो जो है न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। कौन सा नियम है? पहला नियम का उदाहरण है, पहला नियम का उदाहरण है, ठीक है। और जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सेकेंड लॉ का कंसेप्ट थोड़ा ला रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ संवेग में कमी आएगा जब बल कम होगा। तो तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये दूसरा नियम, द्वितीय नियम या दूसरा नियम है, ये न्यूटन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, बढ़िया से कंसेप्ट बन जाएगा तो क्वेश्चन भी बन के तैयार हो जाता है। तो अभी ऑप्शन जो है रॉकेट का लॉन्च करना तृतीय नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब एक नाविक आगे दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है? ये तीसरा नियम को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हो गया, मान लीजिए आप नदी, मान लीजिए नदी है और यहाँ पर किनारा है, ठीक है, ये दोनों किनारा है, ये नदी है, इस प्रकार से नदी में पानी था, ये पानी है। अब नाव क्या है? यहाँ पर नाव है, इस प्रकार से नाव है, ये नाव है, ये नाव है विद्यार्थीगण। तो ये नाव में मान लीजिए कोई आदमी है, कोई आदमी है, ये क्या है? ये कूदेगा, ये मान लीजिए कि इधर कूदेगा, ठीक है, ये कूदेगा, अब यहाँ से ये कूदेगा, अब कूद के जब यहाँ आएगा, ये जैसे ही इधर कूदेगा तो नाव पीछे की ओर धक्का देगा, ठीक है, नाव पीछे की ओर चला जाएगा। तो जब ये आदमी आगे की ओर आया, कूदिए, देखिए आप कूदिएगा तो पीछे की ओर झटका लगेगा, नाव पीछे चला जाएगा थोड़ा। तो उस कंडीशन में कौन सा नियम? तृतीय नियम। तो गति का दूसरे नियम नहीं है, पहला और दूसरा भी नहीं, गति का तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का ये आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग अभी बताएं कि रॉकेट का अगर लॉन्चिंग हो रहा है, जैसे ये देखिए, ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, इसको लॉन्च कर रहा है, तो इसके अंदर होता क्या है कि चैम्बर बना होता है, इसके अंदर चैम्बर होता है फ्यूल का, ईंधन का। ये फ्यूल जलाने के लिए, ये जो फ्यूल है इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का एक चैम्बर होता है, ऑक्सीजन भी चैम्बर है, सिलेंडर, ठीक है, ऑक्सीजन चैम्बर है, ये ऑक्सीजन लेता है, इसके बाद ये जलता है, और ये जलने के बाद यहाँ से जलने के बाद ये गैसेस इधर एग्जट करता है नीचे की ओर, ये गैस नीचे की ओर एग्जट करता है। गैस जब नीचे की ओर जाएगा, इस प्रकार से गैस जब नीचे की ओर जा रहा है तो ये जो गैस है इस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसको आप थ्रस्ट बोलते हैं। ऊपर की ओर बल लगाएगा तो जितना देर तक गैस नीचे की ओर आते रहेगा उतना ही यहाँ से ऊपर की ओर इस प्रकार से बल लगते रहेगा और रॉकेट जाते रहेगा, रॉकेट ऊपर जाते रहेगा। तो ये धुआं जो निकल रहा है, ये गैसेस जो निकल रहा है, यही ऊपर की ओर बल लगा रहा है, और यही बल कब तक लगेगा? जब तक इसमें ईंधन है। ईंधन बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा, बल लगाना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप ख़त्म कहानी हो जाएगा। तो ये जो इधर एक बल लग रहा है, वो नीचे की ओर बल लगे, दो प्रकार का बल लग रहा है और दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है, दोनों किस दिशा में लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है, उदाहरण है, ठीक है विद्यार्थीगण। न्यूटन के तीसरा नियम का ये उदाहरण है। न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, दोनों विपरीत दिशा में होता है। देखिए, दोनों जो बल लगा हुआ है विपरीत दिशा में होता है। इसका जो आंसर बनेगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम बनेगा। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, गैलीलियो का नियम कहलाता है। पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। और जानकारी वाला चल, ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी का नियम जो है वो 0th लॉ, शून्यवां नियम है, पहला नियम है और द्वितीय नियम है, ठीक है। शून्यवां नियम से आपको तापमान का जानकारी देता है, तापमान मापन का देता है, और पहला नियम से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है ऊष्मागतिकी का, और दूसरा नियम से एंट्रोपी के बारे में बताता है। तो ये ऊष्मागतिकी का भी एक चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर, वहाँ पर बहुत अच्छा से बताएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा जानकारी दिए। और न्यूटन के गति का सभी नियम, ऐसा नहीं होगा, सभी नियम रॉकेट में नहीं लगता है। तो ये इसका आंसर बन गया तृतीय नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? देखिए, अभी हम आपको पीछे वाला क्वेश्चन बताएं कि दो वस्तु पर हमेशा बल लगता है, ठीक है। एक गैस है यहाँ पर, ये गैस, और एक इधर रॉकेट, दो, जैसे एक गेंद है और फेंकेंगे आप दीवार पर, चाहे नीचे फेंकिए ज़मीन पर, तो एक गेंद हुआ वस्तु और दूसरा वस्तु हुआ ज़मीन। तो हम गेंद में ऐसे बल दे के फेंकेंगे, गेंद में 5 न्यूटन, तो पृथ्वी कितना न्यूटन लगाएगा गेंद पर? 5 न्यूटन। तो गेंद में हम 5 न्यूटन से मान लीजिए दिए, तो पृथ्वी भी कितना न्यूटन से गेंद को देगा? 5 न्यूटन से। अब मारिए 10 न्यूटन से, तो पृथ्वी कितना देगा? 10 न्यूटन। तो गेंद और ऊपर उठेगा थोड़ा, लेकिन वस्तु कितने हुए? 2। तो वही क्वेश्चन बोल रहा था अभी वही क्वेश्चन बोल रहा है, दो वस्तु के मध्य, दो वस्तु के बीच का बल हमेशा बराबर होता है। अगर हम 10 न्यूटन से लगाएंगे तो पृथ्वी भी कितना न्यूटन से? 10 न्यूटन से। तो वस्तु कौन कौन है? गेंद और एक पृथ्वी। गेंद पर देने वाले हम ही हैं,
तो गेंद जाके 10 न्यूटन को दिया, उसको मारा पृथ्वी को, तो पृथ्वी भी उसको 10 न्यूटन से मारेगा ऊपर की ओर। तो दो वस्तु के बीच में जो बल लगता है हमेशा बराबर लगता है और विपरीत दिशा में लगता है, बराबर लगता है और कितनी दिशा में, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये बॉल है, ये अगर यहाँ से 10 न्यूटन दे रहा है बल, तो पृथ्वी भी कितना न्यूटन का बल लगाएगा, 10 न्यूटन का। और कौन दिशा में, विपरीत दिशा में, एक इधर एक इधर। तो ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम है गति का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो तीसरा नियम है। पहला दूसरा नियम के बारे में सभी चर्चा हो गया है, कर दिए हैं, बार बार कर रहे हैं, तो अभी देख लेंगे पीछे जाके अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, विद्यार्थीगण बस बराती पहले जाते थे लोग बस में बैठ करके लोग, मतलब नीचे भी ऊपर भी फूल लगभग, छत पर भी। अभी तो छत पर चढ़ना थोड़ा बंद हो गया है, लेकिन पहले जब आज से 10 साल पहले जाइए, 12 साल 15 साल पहले, उस टाइम जब हम लोग बाराती जाया करते थे तो छत पर भी बैठ के जाया करते थे, कुछ अलग ही माहौल होता था उस टाइम का। लेकिन अगर सीट पर बैठा है या कोई खड़ा है इस प्रकार से, तब का बात कर रहा है जब बस चलना शुरू कर रही है, जब एक स्थिर बस है, बस कैसा है, स्थिर है, चलना प्रारंभ कर रही है, बस चलना प्रारंभ कर रही है, मतलब ये बस है, ठीक है, ये बस है। अब ये क्या है, बस जो है चलना प्रारंभ कर रही है, ये जो बस है वो चलना प्रारंभ कर रही। चलना जब प्रारंभ करेगी बस इस दिशा में, मान लीजिए, तो इस पर व्यक्ति, मान लीजिए कोई आपका खड़ा है या बैठा हुआ है सीट पर, ठीक है, इस प्रकार से बैठा है, ये बैठा हुआ है व्यक्ति। तो ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, ये जब चलेगा, ये बस जब चलेगी आगे की ओर चलेगी, ये बस जब आगे की ओर चली, तो अभी तो विराम की अवस्था में, ये वाला पोर्शन जो था विराम अवस्था में था, और ये वाला तो फ्री है। तो जैसे ही ये वाला आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो ये फ्री था, मूवमेंट था, विराम में रहने की वजह से रहना चाहता है और सीट में जाके टकरा जाएगा। तो जब बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति या बैठा व्यक्ति, मान लीजिए हम ही खड़ा हैं, तो नीचे वाला पैर तो मेरा गति में आ गया, लेकिन ये माथा तो फ्री था, गति फ्री था, तो विराम में ही रहना चाहता है और पीछे जाके ऐसे झुक जाएंगे या टकरा जाएंगे, तो पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नियम का ये परिस्थिति को बता रहा है, तो पहला नियम को बता रहा है। ये कौन सा नियम बताता है, न्यूटन का प्रथम गति के नियम को बताता है। और दूसरा नियम से बताता है, क्रिकेट जो फील्डर होता है गेंद को लेने समय हाथ पीछे की ओर कर लेता है, ठीक है। और गति का तृतीय नियम जो होता है, ये तृतीय नियम नाव से कूद जाता है, और द्वितीय नियम से गेंद जो है कैच लेते समय पीछे की ओर कर लेता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत में संवेग संरक्षित रहता है, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, टक्कर के दौरान भी, सारे जगह में संवेग जो संरक्षित रहता है। अब देखिए विद्यार्थीगण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आप लोग अपने से जवाब दीजिए, इसको सोचिए और समझिए। देखिए क्या है, समझिए क्वेश्चन को, अच्छा से समझिए। हम तो बताएंगे, बताने के लिए बता ही रहे हैं, सारा क्वेश्चन को एक एक करके बता रहे हैं जब बोले हैं तो, लेकिन अपना दिमाग जितना लगाएंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट अगर बनाए हैं तो थोड़ा समझिए आप बोलता क्या है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसको हम बढ़िया से, अगर आप सोच लिए। देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है, ये मान लीजिए पानी है, इस पर एक नाव है, इस पर एक नाव है, इस प्रकार से नाव है, ठीक है, नाव है, नाव पर खड़ा है एक व्यक्ति जो है यहाँ पर, इसमें नाव पर जो है वो खड़ा है इस प्रकार से, ये नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, यदि वह नाव तट की ओर चलता है, कौन, ये जो वह बोला ना, व्यक्ति का बात बोला, यदि वह मतलब ये व्यक्ति इधर तट है, किनारा है, ये व्यक्ति जब इधर आता है नाव से नीचे आता है, किनारे की ओर आता है, तो नाव से उतरा होगा या नाव से कूदा होगा। तो नाव, यह यदि वह मतलब ये नाव तट की ओर, ये जो है नाव और तट एक साथ है, नाव तट की ओर इधर, तो ये जब इधर आएगा तो ये जो मेरा है नाव किधर जाएगा, पीछे की ओर, नदी की ओर जाएगा ये, ठीक है। तो बोलता है, तो नाव जो है तट से दूर जाएगा कि नज़दीक आएगा, तो दूर जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है हमको लग रहा है। नीचे देख लेते हैं, ये जेई का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है।
ये 2014 का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। देखिए पूरा बता रहे हैं आपको, बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्शन करवा रहे। तो ये जब नाव तट की ओर आता है ये व्यक्ति, तो नाव तट से दूर चला जाएगा। तो ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बनाइए क्वेश्चन को थोड़ा सा। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगती है, न्यूटन के नियम का उदाहरण है। जब बंदूक, ये बंदूक है, बंदूक से गोली छूटेगा तो गोली तो आगे जाएगा, तो वो धक्का देगा पीछे की ओर, तो राइफल या बंदूक जो है पीछे की ओर आएगा। तो एक बल लगाया आगे जिसके वजह से गोली निकला, दूसरा लगाएगा पीछे, एक आगे और एक पीछे, ठीक है, जिसके वजह से बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का दिया। तो 2 गो बल लगेगा, समान बल लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम है, ठीक है। बल की प्रकृति बताएगा तीसरा नियम, बल की परिभाषा बताएगा पहला नियम, और बल का व्यंजक देगा, जो बोलते हैं बराबर एम, ये जो बोलते हैं फार्मूला देगा, वो यह बराबर एम ये सेकेंड लॉ से देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे क्या कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन का तीसरा नियम का बात कर रहा है, गति का तीसरा नियम का बात कर रहा है न्यूटन साहब का तीसरा नियम जो है। तो तीसरा नियम तो हम बहुत बार अभी बता ही रहे हैं, और फिर से अब ऑप्शन के अनुसार चर्चा कर देते हैं आपको। न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो बल की प्रकृति बताएगा, बल के बारे में चर्चा करेगा कि 2 बल लगेगा, एकदम 2 विपरीत दिशा में लगेगा और समान लगेगा, ठीक है। 2 गो बल लगेगा और 2 वस्तु में लगेगा, 2 वस्तु पर लगेगा, हमेशा ये भी बात याद रखिएगा, एक वस्तु पर दोनों बल नहीं लगेगा, ये 2 बल लगेगा, निकाय 2 निकाय पर लगेगा, जिसको बोलते हैं 2 वस्तु, और दोनों विपरीत दिशा में लगेगा और समान लगेगा। अब देखते हैं ऑप्शन। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है, एकदम सही आंसर है अभी तक यहाँ, ऑप्शन ये एकदम सही है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है, नाव से कूदेगा और नदी के किनारे, मान लीजिए यहाँ नाव है, हम कूदेंगे नाव से, तो नाव जाएगा पीछे की ओर, हम जाएंगे आगे की ओर, किनारे की ओर। तो ऑप्शन 1 सही है। जब बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलता है, तो ये तीसरा नियम का नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन ये है पहला नियम का, ये है पहला नियम का बात। ये भी कथन एकदम सही है, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। जब बस अचानक चलेगी तब पीछे की ओर गिरेंगे, एकदम सही है, लेकिन पहला नियम का है, तीसरा नियम का नहीं है, बात याद रखेंगे। और सी ऑप्शन, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, ये थर्ड लॉ का है, क्योंकि गिरेंगे तो नीचे पृथ्वी भी हम पर उतना बल देगी जितना बल से हम गिरेंगे और जितना चोट लगेगा। तो ये है, ठीक है, ये है, लेकिन किस स्थितियों पर लागू होता है? तो सबसे बेस्ट जो आंसर है ये ऑप्शन सबसे बढ़िया मानेंगे। अगर कूट बना के देता ए और सी, तब सी भी आता, ठीक है, थर्ड लॉ के तीसरा नियम के, लेकिन अभी यही लेंगे। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, कौन सा नियम है? ये दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम है, ठीक है, ये गति का दूसरा नियम के बारे में बताता है। तो यहाँ तक देखिए बहुत अच्छा क्लोज आंसर था, बहुत बच्चे ये भी मारेंगे सी ऑप्शन, जो बहुत अच्छा से कंसेप्ट लिए हुए, नहीं तो जो रट के गए तो ये तो है ही, ठीक है, लेकिन जब कुट बना देता तो ये और सी, तो ये आंसर सी भी दोनों बनता। तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़िए, एकदम टेंशन फ्री होकर के विद्यार्थीगण। आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई करते रहिएगा तो आपका माइंड जो है ना उतना काम दे, मतलब थोड़ा सा उसको रेस्ट भी चाहिए, उतना सपोर्ट देगा नहीं। तो माइंड को आप फ्री रखने के लिए थोड़ा सा कोई फिजिकल वर्क, फिजिकल गेम खेल सकते हैं आप, ये मेरा सलाह है। क्योंकि आपका जितना फिजिकल काम करेंगे या वॉक करेंगे या कुछ रनिंग कर लेंगे तो आपका ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा बॉडी में, और ऑक्सीजन अच्छे से हर जगह पर पहुंच जाएगा, माइंड तक भी अच्छा से पहुंचेगा, और अच्छा से आपको पढ़ने में मन लगेगा, आप ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देर तक पढ़ सकेंगे और याद भी रख सकेंगे। मेरा एक पॉइंट था, बाकी बात अपना अपना सबका हैबिट है, अपना अपना सबका शेड्यूल है पढ़ने का, रहने का, किसी को एक समय बोल के बदल पाना संभव नहीं है। लेकिन जो आप अगर हमको एक सीनियर मानते हैं, आपसे अगर हम सीनियर हैं या एक बढ़िया आपको अगर आपको हम दे रहे हैं और उस बात को अगर आप फॉलो कर रहे हैं
तो ये हम देने का कोशिश किए। जो अगर आपको लगता है कि ये सही है, हम मेरे लिए अच्छा बात बोले हैं सर, तो हम करिए आपके लिए अगर अच्छा है तो। लेकिन पढ़िए विद्यार्थीगण, शरीर अगर अच्छा है, अगर फिटनेस आपका अच्छा है तो बहुत लाइफ बहुत क्या बोलते हैं आपके लिए जो समस्या है कम होने वाली है। नहीं तो पढ़ाई तो चलते रहेगा, जब तक आप रहेंगे तो सीखना तो है आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और आगे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए न्यूटन का आज नियम चल रहा है केवल, तो तीसरे नियम का उदाहरण क्या, रॉकेट का लॉन्च करना है, नाव से कूदना किनारे की ओर और नाव पीछे की ओर चले जाना, ये भी न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। चोट लगना गिर जाने पर, ये भी किसी गेंद को फेंकेंगे तो भी वापस आ जाएगा, तो ये भी तीसरा नियम का है। तो आप देखते हैं कौन कौन है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम। ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, ये जो है दूसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो हमको तीसरा नियम पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है तीसरा नियम। तीसरा नियम में नहीं आएगा ये, जब हम पैडल चलाना बंद कर दें साइकिल धीमे धीमे बंद हो जाती है, ये जड़त्व का नियम है। ये कौन सा है, जड़त्व में आ जाएगा। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, ये पहला नियम है, ये पहला नियम है। ठीक, और ये रॉकेट लॉन्च करना, यही तो आंसर है तीसरा नियम। ग्रुप डी का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से, और यही सब क्वेश्चन में आपका नौकरी जल्दी लगेगा, ये भी बात याद रखिएगा। क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछ देने से बहुत लोगों का जो अटेम्प्ट हो वो बढ़ जाएगा, और बढ़िया क्वेश्चन पूछता है तो पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सा मेहनत कर रहे हैं, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है, बाकी बात सबका अपना अपना सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है। अभी हम आपको बताएं कि न्यूटन का जो 3 नियम है, वो पहला नियम बताता है बल की परिभाषा, दूसरा नियम बताता है बल का व्यंजक, तीसरा नियम बताता है बल की प्रकृति। तो बल की परिभाषा का बात कर रहा है तो पहला नियम होगा विद्यार्थीगण, पहला न्यूटन का, दूसरा नियम नहीं होगा, जो होगा व्यंजक प्राप्त होगा बल का, ये व्यंजक देगा किसका, बल का। न्यूटन का गति का पहला नियम से बल की परिभाषा, तीसरा नियम से प्रकृति, बल की प्रकृति प्राप्त होगा। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से आप F बराबर G m1m2/r² देगा, और जी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो देगा, F जो बल लगेगा, F बराबर G m1m2/r²। ठीक है, और जी का जो खोज किया था वो कैवेंडिश किए थे, कैवेंडिश साहब ने, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, तो ये थोड़ा वैल्यू देख लीजिएगा अभी, लेकिन कंफर्म है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये कैवेंडिश साहब ने खोज किए थे, तो थोड़ा सा वैल्यू आप देख लीजिएगा। हो सकता है अभी गुरुत्वाकर्षण हम आपकी पढ़ा नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से तो डेटा सही लग रहा है, थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन कन्फर्मेशन है। बाकी बात गुरुत्वाकर्षण में तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। पहला नियम जो दिए थे वो न्यूटन साहब ने दिए थे, वो जड़त्व का नियम भी कहलाया, गैलीलियो का भी नियम कहलाया। तो देखिए अन्य नाम क्या है, तो संवेग का नियम तो नहीं बोलेंगे, ये तो दूसरा नियम है, ये तो दूसरा नियम है गति का जो दूसरा नियम है, यही संवेग का नियम कहलाता है। ठीक है, ये तो नहीं कहलाएगा। पहला नियम का बात कर रहा है तो पहला नियम में गति का नियम तो नहीं है, गति का नियम प्रथम नियम ही है, लेकिन वो गति का नियम नहीं बोलते, जड़त्व का नियम बोलते हैं, सी। और विस्थापन का नियम नहीं कहलाता ये विस्थापन का नियम कुछ है नहीं ऐसा इसमें न्यूटन्स के लॉ में। जड़त्व का नियम ही गैलीलियो का नियम है, जड़त्व का नियम ही पहला नियम होता है। ठीक है, न्यूटन साहब का, सर आइजैक न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन्स का नियम जो तीनों था प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है हमारा, देखते हैं क्या दे के रखा है। तो दे के रखा है कि किसी भी क्षण, कोई भी समय, क्षण मतलब समय, किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात के समानुपाती होता है, यहाँ का मान होना चाहिए। देखिए विद्यार्थीगण, अब रॉकेट की चाल, ठीक है, और गैस की चाल किस पर निर्भर करेगा। अभी हम आपको बताएं कि ये रॉकेट है,
ठीक है। ये मेरा रॉकेट है विद्यार्थीगण, थोड़ा देर के लिए समझ जाइए। ये रॉकेट है, इसके अंदर लगे होते हैं ईंधन, यहाँ से जलता है और ये इस प्रकार से गैसेस निकलते हैं, ये गैसेस निकलते हैं, ठीक है। इसी के वजह से ये जो ईंधन जला और ये जो गैसेस निकल रहे हैं, ये जो गैसेस लग रहे हैं नीचे की ओर एक बल लगा रहा है, ठीक है, नीचे की ओर एक बल लगा रहा है इस प्रकार से, और ये गैस नीचे आ रहा है तो ये ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल दे रहा है, ये एक बल दे रहा है, ठीक है। तो ये नीचे की ओर जो बल दिया, नीचे की ओर एक बल, मान लीजिए ये F1 आया और ऊपर की ओर दिया F2, नीचे ऊपर की ओर, दोनों बराबर होंगे। तो ये चाल जो बात कर रहा है, चाल दोनों का बराबर होगा, दोनों का बल चाल जो है समानुपाती होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जो जगह कहाँ है, यहीं पर है, तो थोड़ा यहीं पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे क्या कि रॉकेट की चाल, ठीक है, समानुपाती होगा गैस की चाल के, गैस की चाल, जो गैस निकल रहा है उसी का बात कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे घात का, तो गैस की चाल का जो घात होगा ये समानुपाती होगा। तो ऊपर में तो वर्ग है नहीं, तो कितना होगा यहाँ पर ऊपर में पावर 1, तभी तो समानुपाती चलेगा। तो पावर कितना होगा 1, तो 1 जब होगा तो ये फाइनली जो निकलेगा रॉकेट का चाल जो निकलेगा, रॉकेट की चाल समानुपाती गैस की चाल, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गैस की चाल। तो इस प्रकार से ये निकलेगा, रॉकेट की चाल और गैस की चाल समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि घात 1 होगा तभी। अगर 2 ले लेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, अगर 2 हम ले लेंगे तो वर्ग हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो घात कितना होगा, गैस के घात होगा, गैसों के वेग की घात जो होगा वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लड़के लोग, स्टूडेंट लोग देख के छोड़ देते हैं इसको कि नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल है कुछ नहीं, हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान से आसान क्वेश्चन है। बनाइए, सोचिए, समझिए, देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपने आप में। एक 70 kg का आदमी है और 50 न्यूटन के बल से 70 kg का आदमी हम हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है 70 kg का आदमी, ये है 70 kg का आदमी। ये जो बल लगा रहा है, ये जो बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। 70 kg आदमी और 50 kg के आदमी को धक्का देता है, और एक आदमी और है, एक आदमी और है जो जिसका वजन जो है 50, जिसका जो केजी है, द्रव्यमान है वो 50 kg है, ठीक है, जो 50 kg का है, इसको धक्का दे रहा है ये 50 kg वाला आदमी को, कितना न्यूटन से, 50 न्यूटन से, ठीक है। तो ये आदमी अगर इसको 50 न्यूटन से धक्का देगा तो ये जो इसको अपोज करेगा कितना न्यूटन से, द्रव्यमान को छोड़ दीजिए, हम 70 kg का आदमी है मान लीजिए, हम 50 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं, दूसरा आदमी आपको दे रहे हैं, आपको हम 50 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं, तो आप हमको कितना न्यूटन से धक्का दीजिएगा, आप कितनों kg का रहिए, मान लीजिए आप 50 kg के हैं, तो हमको धक्का दीजिएगा जितना हम दे रहे हैं आपको, तो हम दे रहे हैं आपको 50 न्यूटन से, कितना दे रहे हैं 50 न्यूटन से, तो आप भी हमको 50 न्यूटन से दीजिएगा ना, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो वही बात है, लिखा खूब है। तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को, 50 kg वाले आदमी ने इस व्यक्ति को कितने से धक्का दिया होगा, 50 न्यूटन से, जितना से ही देगा उतना से भी देगा, बराबर देगा। कितना आसान क्वेश्चन था विद्यार्थी का, एकदम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि न्यूटन के नियम कणों के अच्छे सिद्ध नहीं होते। कणों, कौन सा कण के लिए, कौन सा कण के लिए, न्यूटन का जो 3 नियम है, कौन सा कण के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा, विश्रांति पर सिद्ध होगा अच्छा,
अच्छा सिद्ध होगा, ठीक है, वो अच्छा सिद्ध होगा। अगर धीमा गति से है, विश्राम में है, रेस्ट में है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। धीमे चलने पर अच्छा सिद्ध होगा, उच्च वेग के साथ चलने पर भी अच्छा सिद्ध होगा। कोई वस्तु चल रहा है अधिक वेग से तो भी न्यूटन का नियम लागू होगा अब बढ़िया तरीका से। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में, बाबा प्रकाश का वेग जो होता है विद्यार्थीगण 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये मैक्सिमम वस्तु का वेग हो जाएगा, अधिकतम वेग हो जाएगा ये वस्तु का। इससे वेग प्राप्त करना मुश्किल है, कोई भी वस्तु के लिए नहीं हो पाएगा। इतना में जब कोई वस्तु चलेगा तो न्यूटन का कोई नियम नहीं लागू होगा, फेल हो जाएगा सब। तो न्यूटन साहब बोले बाबा इतना नहीं हो पाएगा हमसे, इतना पर लगाना मुश्किल है। तो ये वाला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो होगा वो लागू नहीं हो पाएगा। डी ऑप्शन के लिए इतना स्पीड के लिए लागू नहीं हो पाएगा न्यूटन का नियम, ये न्यूटन साहब बोल दिए। ग्रुप डी का क्वेश्चन क्या शानदार क्वेश्चन था विद्यार्थीगण, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा ग्रुप डी का, शानदार क्वेश्चन 18 का। तो उम्मीद करिए विद्यार्थीगण किस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा कुछ क्वेश्चन रिपीट करें ताकि बनाने में मज़ा आएगा और आपका रिजल्ट एक सेफ जोन में चला जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो मिलेंगे, आसान क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद जो होता है, ठीक है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर जो प्रणोद मतलब क्षेत्रफल, रॉकेट पर जो अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव मान लिया, मानता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, उस कंडीशन में रॉकेट पर जो प्रणोद जो लगेगा मतलब दाब बोलिए बल बटा क्षेत्रफल होता है, वो लगेगा। क्या होगा, सर्वाधिक स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, नहीं। लघु रेंज के रॉकेट है तो स्थिर होता है, नहीं। और ये क्या बोलता है, सी स्थिर नहीं, और डी होता है स्थिर। तो स्थिर होगा विद्यार्थीगण, क्या होगा, स्थिर होगा, ठीक है। वो जो लगेगा रॉकेट पर जो प्रणोद लगेगा एकदम कांस्टेंट लगेगा, ठीक है, एकदम कांस्टेंट लगेगा, लगभग एक ही जैसा लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ये पॉइंट देखिए, स्थिर या गतिज अवस्था मतलब कोई वस्तु अगर स्थिर में है, विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति की अवस्था में रहेगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है। उसका परिवर्तन का विरोध करेगा। परिवर्तन का विरोध करने का मतलब हुआ कि अगर हम स्थिर में हैं तो हमारा में कोई परिवर्तन होगा नहीं, यही विरोध कर रहा है, यही बोल रहा है, विरोध कर रहा है। अगर हम स्थिर में हैं तो स्थिर की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब विरोध कर रहा है वो। और गति में है, मान लीजिए हम गति में है, चल रहे हैं, गति में है, हम अगर गति में हैं तो हम गति में ही रहेंगे। इसमें परिवर्तन मतलब रुक जाना मतलब परिवर्तन हुआ, तो हम नहीं रुकेंगे, यही विरोध कर रहा है। तो ये इस नियम को बोलते हैं गति का पहला नियम, और इसी नियम को बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व यही से कंसेप्ट लेके आया, जड़त्व, इसको बोलते हैं जड़त्व, इस परिभाषा को बोलते हैं जड़त्व। और जब इसमें बाहरी बल कार्य ना करे, अगर जोड़ दिया गया तो वो नियम बन गया, ठीक है। तो इसमें केवल यही बोला है, इस प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है विद्यार्थीगण, इसको बोलते हैं इनर्शिया। और संवेग P बराबर mv द्रव्यमान गुना वेग, और वेग जो होता है विस्थापन बटा समय, और बल जो होता है F से सूचित करते हैं द्रव्यमान, m इंटू ये द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ तक का 54 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, देखिए स्क्रीन पर लगा, वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिए और बनाइए। एग्जाम में समझना और बनाना, और इस प्रकार क्वेश्चन आप यहाँ से इतना सारा कंसेप्ट लेके जा रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन धुआं हो जाएगा, एकदम विश्वास रखिए इस क्वेश्चन को। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि कौन सा जड़त्व उससे लंबी छलांग में मदद करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, समझिएगा कि जो प्रक्रिया पूछ रहा है उसके पहले कर क्या रहा है। तो पहले क्या कर रहा है, ऊंची छलांग लगा रहा है, ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्या कर रहा है, पहले दौड़ रहा है, तो गति में है, दौड़ रहा है पहले। तो क्यों दौड़ रहा है, क्या कि गति में है, गति का जड़त्व बनाने के लिए दौड़ रहा है, ताकि उछलने टाइम में, कूदने टाइम में उसको थोड़ा सा ताकत में बल मिले, जड़त्व मिले, गति का जड़त्व मिले, गति मिले। तो कौन सा जड़त्व, गति का जड़त्व।
और विराम में रहता कोई वस्तु तो वहाँ विराम का जड़त्व होता। ठीक है, तो आराम में रहता, आराम आकार दिशा यहाँ से कोई मतलब है नहीं, इसे कंसेप्ट यहाँ समझना। जो एलबी का क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा था। तो दौड़ने से पहले कोई वस्तु जो है अपना गति को बनाता है ताकि गति का जड़त्व रहेगा। ठीक है, और वो दौड़ने के बाद देखिए कोई व्यक्ति का दौड़ रहा है तो दौड़ने के बाद वो थोड़ा देर और दौड़ते रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी गति का जड़त्व है, क्योंकि दौड़ ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, अच्छा लग रहा है, बताने में भी अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा। अगर पढ़ने के लिए नौकरी लेने की इच्छा से आए हैं तो ऐसे तो जितने भी लोग हैं उनका सपना है कि हम भी अच्छा से काम करें, अच्छा योगदान दें गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये सब क्वेश्चन आप कहीं भी जाइए ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए एक एनटीपीसी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, 26/4/2016 का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। अब देखते हैं क्वेश्चन 16 में किस प्रकार से पूछा गया था। तो मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए कि मेज है विद्यार्थीगण, ये मेज है, ये मेज है, ये मेज है विद्यार्थीगण। मान लीजिए ये मेज है, इसमें पुस्तक रखा हुआ है, बहुत सारा पुस्तक रखा है, बहुत सारा पुस्तक रख दिया गया है। तो मेज पर पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो क्यों नहीं हटेगा? ये अपना रखा हुआ क्यों रहेगा? क्योंकि ये अपना द्रव्यमान की वजह से, जड़त्व के कारण, विराम की जड़त्व के कारण, ठीक है, अपना वहीं पर रहेगा, मेज पर रहेगा। तो किसके वजह से? विराम की जड़ता के कारण। कौन सा जड़ता होता? विराम का जड़त्व होता। ठीक है, इनर्शिया दो प्रकार का, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, जड़त्व दो प्रकार का होता है। और गति मतलब वेग हो गया, विस्थापन बटे समय, चाल हो गया, दूरी बटे समय। गुरुत्वाकर्षण जो हो गया, आप किसी भी वस्तु को अपनी ओर पृथ्वी आकर्षित कर रहा है, वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और चुंबकत्व जो होता है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव का, उसमें 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकत्व का जो अपना प्रॉपर्टी होता है, देखते उसमें आकर्षण या विकर्षण करने की क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के रखा है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अविचलित वस्तु मतलब कोई वस्तु में विचलन नहीं करना है। अगर वो आराम में है तो आराम में रहेगा, ठीक है, और वेग में है, समान वेग में, तो वेग में रहेगा। ठीक है, आराम में है तो आराम में रहेगा, वेग में है तो वेग में रहेगा, गति में है मतलब तो उसको कहते हैं जड़त्व। उसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया कहते हैं उसको, जड़त्व को। और इनर्शिया जो होता है समानुपाती होता है द्रव्यमान का। जड़त्व जो समानुपाती होता है किसका होता है? द्रव्यमान का। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। जैसे एक रबर का बॉल और एक लोहा का बॉल, दोनों में अगर लोहा का बॉल ज़्यादा द्रव्यमान का है तो लोहा का जड़त्व ज़्यादा होगा। बल जो होता है, बल एक सदिश राशि है, एफ से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण का गुणनफल होता है, SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, संवेग जो होता है वो P = mv होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, गति की मात्रा को बताता है संवेग। SI मात्रक जो होता है kg मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा जो होता है वो जूल है SI मात्रक। क्या है SI मात्रक? जूल। और ऊर्जा 2 प्रकार के होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। P = ½ mv²। अगर यहाँ से बात करेंगे, जगह नहीं है, ऊर्जा ½ mv² और mgh 2 प्रकार का ऊर्जा होता है। ऐसे आंतरिक ऊर्जा मिले, ऊर्जा तो बहुत उसमें ये ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जितने भी प्रकार के ऊर्जा हैं इस ब्रह्मांड में सभी का SI मात्रक जूल बोलता है, हमको कभी मत भूल। ठीक है, जितने प्रकार की ऊर्जा है सबका SI मात्रक जूल, याद रखेंगे, जितने भी प्रकार का ऊर्जा है। तो आंसर बन गया हमारा जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। बार बार वही क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर, देखिए ये जेई में पूछ दिया, जो क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी पहले पूछा था, अभी देखेंगे इसका जो कहाँ था, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दिखाते हैं एक। देखिए ये क्वेश्चन जो था, आराम में है तो आराम में रहेगा, वेग में है तो वेग में रहेगा, ये था LP में क्वेश्चन। इसके पहले पूछा था ग्रुप डी में क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया कि स्थिर में है तो स्थिर में रहेगा, गति में है, शील में है तो गति में रहेगा। ठीक है, इस प्रकृति को क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? जड़त्व कहते हैं। यही तो जड़त्व कहते हैं इसको।
इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। और संवेग और बल वेग ये चीज़ें अलग है, ये चीज़ें जड़त्व से नहीं है। जड़त्व जो होता है समानुपाती होता है द्रव्यमान का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर और द्रव्यमान मापन करता है जड़त्व का। ये सारे क्वेश्चन है, सारा सेशन में बता के रखे हम, देखिएगा। और बल का बात करेंगे तो दूसरा नियम से प्राप्त होता है और द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण का गुणनफल है ये, ठीक है। और वेग जो होता है विस्थापन बटा समय है, विस्थापन बटा समय है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और संवेग जो है वो P से डिनोट होता है और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। गति की मात्रा बताता है, गति की मात्रा बताता है। kg मीटर प्रति सेकंड इसका SI यूनिट होता है और एक सदिश राशि है, इसमें सदिश राशि है, ये अदिश राशि की ओर चला जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? जैसे विद्यार्थीगण, ये बाउंड्री था, इधर से कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा है, यहाँ पर रुकना था इसको, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसको रुकना था, यहाँ पर, ठीक है, नहीं रुका, थोड़ा दूर तक और दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दौड़ते हुए आ रहा है तो उसके पास गति का जड़त्व है, दौड़ते हुए आ रहा है तो गति का जड़त्व है। कोई वस्तु अगर रुका हुआ बैठा हुआ एक ही जगह पर है तो विराम का जड़त्व है। जैसे टेबल पर किताब रखा हुआ तो वो विराम की जड़त्व है। लेकिन कोई रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो नहीं रुकेगा क्योंकि थोड़ा देर के बाद रुके, क्योंकि उसके पास गति का जड़त्व है। तो क्यों भागना जारी रखता है? उसके जूतों और ज़मीन के मध्य घर्षण उसका रेखा आगे बढ़ने कारण बनता नहीं विद्यार्थीगण, ये गलत है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ने देती है, बिल्कुल गति की जड़त्व की वजह से वो आगे बढ़ते रहता है। स्थिर की जड़ता नहीं, स्थिर की जड़ता में स्थिर रहेगा और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उससे रेखा पार करना, नहीं, गलत। एलपी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व जो है, इनर्शिया जो है, नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व जो है वो नियम जो प्रतिपादित किया गया था, जड़त्व का नियम जो पहला नियम कहलाता है वो न्यूटन साहब ही ने किए थे, ठीक है। और इसी को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन के नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, अगर ऑप्शन न्यूटन नहीं दिया तब गैलीलियो आंसर बनता, तब कौन आंसर बनता? गैलीलियो आंसर बनता। तो यहाँ पर देखिए गैलीलियो भी कहीं नहीं है और गैलीलियो है ही नहीं तो फिर चर्चा होगा नहीं, तो कौन जाएगा? न्यूटन साहब का। तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो नियम का प्रतिपादन जो किया गया था वो न्यूटन साहब के द्वारा किया, क्योंकि इसी को पहला नियम बोला जाता है। यही न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम है, जिससे बल की परिभाषा मिलता है और जड़त्व का कंसेप्ट मिलता है, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एनर्जी के बारे में इक्वेशन दिए थे, जहाँ से फेमस हुए थे वो। और जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु का मॉडल के बारे में बताया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था। और आप देखेंगे उनका बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो एक पूछने का तरीका है बहुत अच्छा है। एनटीपीसी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, ठीक है, घुमावदार सड़क पर मुड़ती है कार, तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं और यह बल डैश के कारण होता है। देखिए, जैसे एक कार है, ठीक है, ये कार जा रही थी, ये कार मान लीजिए इस प्रकार से जा रही है, ये कार इधर से जा रही है, तो जब घूमेगा तो देखिएगा, जब कार घूमेगा ना तो उसको लगेगा कि बाहर की ओर हम चले जाएंगे। आप भी अगर मुड़ते हैं किसी मोड़ पर, ऐसे जा रहे थे, किसी मोड़ पर मुड़ेंगे, मान लीजिए इधर से जा रहे हैं, किसी मोड़ पर मुड़ेंगे तो आपको लगेगा ना बाहर की ओर हम कोई ऐसा करके। और अंदर से भी एक बल लगता है, एक बल अंदर की भी ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लगेगा, जिसको अभी केंद्रीय बल बोलते हैं, और ये लगेगा बाहर की ओर, जिसको आप केंद्रीय बल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं आप केंद्रीय को, और सेंट्रीपिटल बोलते हैं आप केंद्रीय को। अंदर वाला बल जो लगेगा सेंट्रीपिटल, अंदर वाला, और सेंट्रीफ्यूगल जो बोलते हैं आप केंद्रीय बल बाहर के। इतना जानिए, हिंदी में जानिए, आप केंद्रीय बल बाहर की ओर, जो आप कप वॉशिंग मशीन जो होता है ना, या मक्खन निकालते हैं ऐसे करके, तो बाहर की ओर देखिएगा, झटका बाहर की ओर हमेशा मारेगा बल को,
तो वो अपकेंद्रन होता है, वो अपकेंद्रन पर आधारित होता है। तो बल का अगर बात करता तो अपकेंद्रीय बल होता बाहर की ओर, लेकिन वो जो बल है किसके कारण हो रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एक विपरीत दिशा में, एक इधर बल लग रहा है, इसके विपरीत दिशा में एक इधर भी बल लग रहा है। ये किसके, मान लीजिए ये F1 लग रहा है तो इधर F2 लग रहा है, तो ये जो विपरीत दिशा में बल लग रहा है वो उसका कारण कौन है, तो इसका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान जो है क्या मापता है, जड़त्व को मापता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, जड़त्व बनेगा। ठीक है, डैश के कारण होता है, यहाँ कारण का क्वेश्चन पूछा है, कौन सा बल लगता तो अपकेंद्रीय बल बनाते हैं, लेकिन कारण पूछा है, कारण पूछा है विद्यार्थीगण, तब जड़त्व देंगे आंसर। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, वो अंदर की ओर लगेगा। अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, FC होता है, FC होता है mv²/r होता है विद्यार्थीगण। ये हो गया द्रव्यमान इसका, वस्तु का, v हो गया वेग, r हो गया त्रिज्या। ठीक है, FC हो गया ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ग्रुप डी में देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया पूछा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। विद्यार्थी, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, इतना अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पहले कंसेप्ट ये बना लिए हैं, जितना क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन तुरंत बन के निकलेगा। देखिए एक गिलास, ये गिलास है विद्यार्थीगण। ठीक है, ये गिलास है, इस गिलास पर क्या है कि एक सिक्का रख दिया गया है। इस गिलास पर क्या बोल रहा है कि एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का, सिक्का नहीं रखा है, कार्ड रखा है। ठीक है, कार्ड पर एक सिक्का रखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से एक कार्ड रखा है और इस कार्ड पर एक रख दिया सिक्का, इस कार्ड पर एक रख दिया सिक्का, इस प्रकार से सिक्का रख दिया इस पर। ठीक है, जब कार्ड को हम इस प्रकार से धक्का दे देंगे, कार्ड को इस प्रकार से धक्का दे देंगे, ऐसे गति कर देंगे कार्ड में, ऐसे टिक से मारेंगे तो कार्ड में तो गति आएगा, कार्ड में तो गति आएगा, और गति आएगा तो निकल जाएगा तुरंत। लेकिन ये जो है सिक्का विराम में रहेगा, विराम के जड़त्व की वजह से, जड़त्व की वजह से वो विराम में रहेगा, और ये यहाँ से जैसे निकलेगा वो सिक्का गिर जाएगा नीचे, क्योंकि इस पर वेग नहीं आ पाया तुरंत। वेग किस पर आया, तुरंत, तत्क्षणिक समय बोलते हैं, एकदम इंस्टेंटेनियस टाइम, तुरंत, शॉर्ट टाइम में, और तुरंत इसमें वेग बढ़ जाएगा और ये विराम की वजह से अपना स्थिर में रहेगा, जड़त्व, तो विराम का जड़त्व। तो इसका आंसर जो बनेगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं, जड़त्व का नियम एकदम सही बनेगा। जड़त्व का नियम से बनेगा, क्या बनेगा, जड़त्व का नियम। न्यूटन का गति का विषयक तीसरा नियम, तीसरा नियम से नहीं, तीसरा नियम का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो विराम की वजह से है, जड़त्व की वजह से, तो जड़त्व का नियम बनेगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की अगर बात करेंगे तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जा है उसका विनाश नहीं होता है, ना ही उसका निर्माण कर पाते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, उसका एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित करते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। बर्नौली का थ्योरम आप पढ़े होंगे तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। सौर प्लेट जो घर में लगाते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को लेता है और प्रकाश ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा बना दे रहा है। ठीक है, तो प्रकाश में ऊर्जा था, उसको विद्युत में बदल दिया, तो निर्माण नहीं किया, रूपांतरण किया। फिर उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से हम हीटर जला लेंगे, बल्ब जला लेंगे, चाहे तो साउंड में तो ध्वनि ऊर्जा में बदल लीजिए, कुछ भी करिए, पंखा चला लीजिए, गतिज ऊर्जा बना लीजिए, तो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग संरक्षण भी संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, और न्यूटन का नियम तो बहुत चर्चा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा। विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन जो है ना, ये अभी हम कितना बार बताए हैं। जड़त्व का जो है डिपेंड करेगा, निर्भर, मान जानने के लिए, जड़त्व को जानने के लिए देखेंगे इसमें निर्भर किस पर कर रहा है जड़त्व। तो जड़त्व जो है निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो एक ही आकार, देखिए आकार एक ही दे दिया, रबर बॉल और पत्थर नहीं,
छोटा छोटा चीज़ हो गया ये। स्कूटर और बस, हाँ ये हो सकता है कि बस बहुत बड़ा है तो बस का जड़त अधिक होगा। 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये का सिक्का, ये तो छोटा छोटा है, द्रव्यमान कम है तो कम जड़त होगा। रेलगाड़ी, विद्यार्थीगण आ गया, रेलगाड़ी तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत वजन, बहुत द्रव्यमान होता है, और हवाई जहाज भी। तो सबसे बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो बनेगा ये डी क्या, यही है ही ऑप्शन, क्योंकि द्रव्यमान रेलगाड़ी का बहुत अधिक है। तो द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का कलेक्शन करके अगर आप बढ़िया से कंसेप्ट ले लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन का जो आंसर है निकल के आएगा। इसको बढ़िया से आप रिपीट करिएगा अपने से बैठ करके, देखिए कंसेप्ट बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। और नोट अगर आप बनाए होंगे, कोई थ्योरी क्लासेस किसी से किए होंगे तो उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पूछा हुआ है ग्रुप डी में ही 16/10/2018 का। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं विद्यार्थीगण कि क्वेश्चन का पैटर्न ग्रुप डी अगर जो बना लिया वो सभी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे करके आ जाएंगे। अगर आप ग्रुप डी क्वालिफाई हो जाते हैं तो रेलवे का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी जो निकाल सकता है वो रेलवे का सभी एग्ज़ाम को निकाल सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी में क्वेश्चन जो है हमको लगता है ऊपर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जितना ग्रुप डी में पूछा गया था। एनसीईआरटी रखिएगा, पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल समीकरण में एफ क्या है? तो बल समीकरण में बल का जो समीकरण होता है एफ बराबर एम ए। तो अब सबके बारे में बता देते हैं। एफ जो है बल है, एफ क्या है, बल है, एम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण है, ठीक है। अब एसआई मात्रा का बात करेंगे तो यहाँ से देखिए एम का होता है केजी, द्रव्यमान का, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो जो है एफ जो है वो क्या है, एम ए है, क्या है, एम ए, ठीक है, एम ए। एलपी का क्वेश्चन, एम जी एच क्या है, स्थितिज ऊर्जा, एम जी एच क्या है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको डिनोट करते हैं पीई से, ठीक है। एम भी क्या है, संवेग, पी बराबर यू प्लस वी यू प्लस ए टी क्या कहलाता है, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। और ये P बराबर एम भी होता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? देखिएगा, एक वस्तु को अगर इस प्रकार से है, अगर इधर भी खींचेंगे इधर भी खींचेंगे, इसको बोलते हैं पुल। पुल नहीं देखते लिखा हुआ रहता है, कहीं मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, बोलता है पुल कीजिए, ट्रेन में दरवाज़ा पुल मतलब खींचिए, पुश मतलब धक्का दीजिए। तो पुल मतलब इस प्रकार के टेंशन बोलते हैं इसको, एक प्रकार से बोलिएगा तो टेंशन या पुल मतलब बोलते हैं दोनों तरफ खिंचाव। और घर्षण बोलते हैं जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में गति करती है तो वो घर्षण बल लगता है, ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। और आवेग जो होता है, आवेग को डिनोट करते हैं आई से। आवेग बराबर होता है, लिख देते हैं, आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना समय, ठीक है। और आवेग का और कहानी बताते हैं, डिनोट करते हैं आई से, और बल को एफ से, समय को टी से, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर आवेग जो होता है आई बराबर, अब बल को लिखते हैं एम ए से, और टी अपना जगह पर रहने दीजिए, तो एम रहने दीजिए, ए को लिख सकते हैं वी माइनस यू बटा टी, ठीक है। और ये अपना टी अपना जगह में, टी से टी कट गया तो क्या बचा, एम वी माइनस यू, एम यू, ठीक है। तो आई जो आया विद्यार्थीगण, ये जो आई का मान आ रहा है, ये आई का जो मान आ रहा है हमारा, आई देखिएगा वो आ रहा है एम भी, जिसको बोलते हैं P2 और इसको बोलते हैं P1। मतलब आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आवेग जो होता है यहाँ से भी देख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसी के बराबर आवेग होता है। तो ये कंसेप्ट देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर जगह है, यहाँ लिख देते हैं, आवेग बराबर जो होता है, आवेग बराबर जो होता है संवेग, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको देखने को मिलेगा बहुत एग्जाम में भी। आवेग जो होता है किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। कैसे होता है निकाल दिए हैं, ठीक है। और जो आवेग का SI मात्रक है वही संवेग का SI मात्रक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हम लोग विद्यार्थीगण इस सेशन में अभी तक हम लोग यहाँ तक रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बहुत आसान है इसमें, अभी तुरंत बना भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी और भी क्वेश्चन है, करवाएंगे, शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत आसान है, करवा देंगे। और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करवा देंगे, जितना पढ़ाएं उसको रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे, जो भी आते जाएंगे बढ़िया से बनेगा। तो फिलहाल इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए एनर्जी नए वीडियो नए सेशन के साथ, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।